गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 72 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 25 हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। 20 हमने इससे पहले वाले टेस्ट में कवर की है, 25 ये हो गए, तो 45 हो जाएंगे आज के दिन में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान लक्षद्वीप में और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी गुजरात में। देखिए, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान लक्षद्वीप में नहीं है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो सी है इसका आंसर। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार से होगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, न कि लक्षद्वीप में। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी गुजरात। मलयालम और संस्कृत में भारत के किस द्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है? किसका है? लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का जो नाम है वो 1,00,000 द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में जाने कुछ और ख़ास बातें। तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 36 द्वीपों का समूह है ये। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। और लक्षद्वीप के द्वीपों में समुद्री जीवन की विविधता है। लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध रजा पुस्तकालय स्थित है? रजा पुस्तकालय स्थित है उत्तर प्रदेश में, रामपुर में। डी है इसका आंसर। देखिए, रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक विरासत का एक भंडार है। इसमें स्थापित ज्ञान का एक खजाना घर है। और यहाँ पिछले दशकों में 18वीं सदी और रामपुर के लगातार नवाबों द्वारा निर्मित वस्तुओं का संग्रह है, जो अब भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात कर रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। सी है इसका आंसर। देश में उपभोक्ताओं के महत्व और उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 1886 को, 1986 को, सॉरी। पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। और मई 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लतीफ शाह बांध स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के लतीफ शाह बांध? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लतीफ शाह बांध है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सी है इसका आंसर। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली तो उत्तराखंड में है। भारत में सबसे पुराने बांधों में से एक है लतीफ शाह बांध। वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिलों में निर्मित किया गया था और यह कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशय मुख्य रूप से सिंचाई और मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का ददरी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ददरी मेला जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, ये बलिया में आयोजित किया जाता है। ए है इसका आंसर। देखिए, ददरी मेला जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है, जिसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भृगु ऋषि के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में वार्षिक आयोजित किया जाता है।
तो दूसरा ये है, तो पहला कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है? विरल देसाई, राजेंद्र सिंह, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड के एग्जाम्स में, जीएस में बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। विरल देसाई हैं यहाँ पर सही उत्तर। ग्रीन मैन के नाम से इनको जाना जाता है, पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण। देखिए, विरल देसाई सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं जो पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण ग्रीन मैन के नाम से विख्यात हैं। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष या वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के एग्जाम्स में, यूकेपीएससी या दूसरे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है प्रश्न। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनसे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। तो सबको देख लेते हैं, ये मैच करने के लिए पूछ लेता है, सीधा सीधा ABCD बनाकर ही पूछ लेता है। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। सतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। सबको याद रखिएगा, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिकी, अथर्ववेद में गोपत, यजुर्वेद में सतपथ और जैमिनी सामवेद। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है इनमें? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बनाए इससे। देखिए, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल, और इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसी अभिलेख में राजा नंद का भी प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नवधा भक्ति को निम्नलिखित में से किस संप्रदाय द्वारा मान्यता दी गई थी? भागवत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, नयनार संप्रदाय या जैन संप्रदाय? नवधा भक्ति को मान्यता दी गई थी भागवत संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 रूप को मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से मुख्य रूप से संबंधित नहीं था? सुंदरलाल बहुगुणा तो है। गौरा देवी पेड़ों से चिपकने वाला इनमें चिपको में जो मूवमेंट था वो चलाया था। और चंडी प्रसाद भट्ट भी संबंधित है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड में। डी है इसका आंसर। चिपको आंदोलन से कई व्यक्ति संबंधित थे, जिनमें प्रमुख है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रमुख नेता और पर्यावरणविद थे, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट ने आंदोलन की शुरुआत की थी। और गौरा देवी ने क्या किया था? रैनी गांव में, उत्तराखंड के रैनी गांव में महिलाओं का नेतृत्व करके वनों को गले लगाया था, यानी पेड़ों को गले लगाया था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? जीवक कौन था? एक राजवैद्य था। किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था? चंड प्रघोत के दरबार में। ए है इसका आंसर। देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने इस अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में
असत्य है। श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन में ऑप्शंस में जो बाउंड करते हैं ना कि केवल मात्र वाले स्टेटमेंट, ये गलत ही हो जाते हैं 90+। केवल 10% ही सही होते हैं। डी है इसका आंसर, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी। देखिए, प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ शिशुनाग के शासनकाल में। डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। प्राचीन कालीन इतिहास में सारधवा किसे कहते थे? दलालों को, तीर्थयात्री को, महाजनों को या व्यापारियों के काफिले को? व्यापारियों के काफिले को। बी है इसका आंसर। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सारधवा की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, एक ही व्यक्ति के 3 अलग अलग नाम से विख्यात है ये व्यक्ति। 17वां प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। बी है इसका आंसर। देखिए, अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब आ जाइए, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों की यात्राएं की थी। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? मतलब वो क्रम बताना है, सही अनुक्रम क्या था, सबसे पहले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए। और ये है अपने कूट, एक ही फ्रेम में डालते हैं इसको। तो सबसे पहले बोध गया जा रहे हैं वो ऑप्शंस के हिसाब से, और लुम्बिनी जा रहे हैं ऑप्शंस के हिसाब से, और कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बोध गया तो गए नहीं वो, सबसे पहले गए वो लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद गए कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के बाद बोध गया, उसके बाद सारनाथ, फिर गए कुशीनगर, कुशीनगर के बाद श्रावस्ती। तो 4 2 1 5 3 6। डी है इसका आंसर भाई। देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी, उनके स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की। उनकी धम्म यात्राओं का जो सही क्रम है, लुम्बिनी गए, उसके बाद कपिलवस्तु गए, बोध गया गए, सारनाथ गए, कुशीनगर गए, फिर श्रावस्ती गए। ठीक है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। 19वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है? व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख हुआ है। तो ये गुर्जरा में भी हुआ है, मास्की में भी हुआ है। मास्की यहाँ पर ऑप्शन में है तो डी सही हो जाएगा। देखिए, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडैगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। सब याद रखिएगा, अलग अलग टाइम में कभी मास्की मिलेगा ऑप्शन में, कभी गुर्जरा मिलेगा, कभी नेत्तूर मिलेगा, कभी उडैगोलम मिलेगा। ऑप्शंस बनाकर पूछेगा तो एक से अधिक मिल जाएंगे एक साथ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य? सातवाहन,
सातवाहन से हर एग्जाम में प्रश्न होता है। देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश का जो संस्थापक है वो है शिमुक, या सिंधुक भी नाम है इसका, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, सारे याद रखिएगा सबको। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, क्या कहते हैं उसको? गांधार या नगर? बेरा नहीं है, शिखर नहीं है, वो है गांधार कला शैली। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण है गांधार शैली या गांधार कला शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। 22 नंबर का प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 साइंस का प्रश्न है, या ज्योग्राफी का मान लीजिए, ज्योग्राफी का एनवायरमेंट इकोलॉजी का है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस पर कोई प्रतिबंध नहीं है? ये नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और किस पर प्रतिबंध नहीं है? जलवाष्प, वाटर वेपर पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में है ये, लेकिन प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, जलवाष्प यानी वाटर वेपर यानी H2O, ठीक, यानी ड्रॉप, ठीक है, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो एनवायरनमेंट में हमारे सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, किंतु इसकी वायुमंडल में स्थिरता बहुत कम समय के लिए होती है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती, अतः इस गैस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 24वें नंबर का प्रश्न है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? ऊपर एक ऑप्शंस में था भी, डिफाइन था 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। बी है इसका आंसर। देखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये लक्षद्वीप समूह, ठीक है, जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम है 1,00,000 द्वीप। अमीनी द्वीप सबसे उत्तरी है लक्षद्वीप का, मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिणी है लक्षद्वीप का। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में, नॉर्थ साउथ। 24 हो गए और अंतिम नंबर का प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का भाग नहीं है? लक्षद्वीप का भाग नहीं है तो किसी और का भाग होगा, अंडमान निकोबार का होगा फिर ये है अगाथी आइलैंड तो है लक्षद्वीप का, कवरत्ती भी लक्षद्वीप का है, कल्पेनी भी लक्षद्वीप का है। तिलंगचोंग नहीं है, तिलंगचोंग जो आइलैंड है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसका हिस्सा है। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 पर लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं प्रवाल जमाव से बने हैं। ये द्वीप पूर्व में क्रिसेंट रीफ और पश्चिम में लैगून बनाते हैं। लक्षद्वीप के द्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। अंडमान निकोबार के भी इसी तरह से हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और तिलंगचोंग लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, तो टू द पॉइंट है ये बुलेट पॉइंट्स, जो याद रखना है इसको। अब आपके लिए क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? कमेंट्स में आंसर करिए तो। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। और सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर? इनमें से एक उत्तर है। बाकी प्रैक्टिस करते रहना, फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, वो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।